गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम द हिंदू से स्टार्ट करते हैं अपना एनालिसिस फॉर 25th ऑफ नवंबर। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट है गृह ज्योति स्कीम कर्नाटका स्टेट की। बेसिकली इट इज रिलेटेड टू प्रोवाइडिंग 200 यूनिट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी टू ईच होम। सिंस वी associate it with again a populist measure also electorals में पॉलिटिकल पार्टीज के मैनिफेस्टो में एक पार्ट रहता है, तो इसकी वजह से वी सी इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर ऑन द पार्ट ऑफ द कंज्यूमर्स ऑल्सो। जब उनको 200 यूनिट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी अगर प्रोवाइड की जा रही है, सो एक ये माइंडसेट हो जाता है कि 200 यूनिट्स फ्री हैं तो इतना तो हम यूज करेंगे। अब उसकी वजह से ऑब्वियसली जो इलेक्ट्रिसिटी अप्लायंसेस दे आर नॉट रिक्वायर्ड, सो उसमें वो इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट हो जाती है। एंड एक साइड जो हमें इसका एक और इम्पैक्ट देखने को मिलता है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन यूनिट्स हैं या जो कंपनीज हैं, उनको लॉसेस सफर करने पड़ रहे हैं। So Rajasthan state में they are going to be again state assembly elections. 5.25 crore voters are there to seal the fate. And apart from this, D-Day for the Rajasthan. So ठीक है, और यहाँ पे कोई important news नहीं है। टनल रेस्क्यू भी स्टिल कंप्लीट नहीं हुआ है। सो देयर आर सम challenges we are seeing। सिलक्यारा टनल उत्तरकाशी में ड्रिलिंग मशीन यूजिंग रडार also to scan the debris ahead of any further obstacles। कुछ और हम साथ के साथ देयर इज अगेन ऑल्टरनेटिव रेस्क्यू पे भी एफर्ट्स लिए जा रहे हैं बाय बोरिंग वर्टिकली इनटू द टनल। तो बेसिकली दोनों तरीके से वी आर ट्राइंग कि जो भी हम जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं वो कोशिश की जा रही है। ड्रिलिंग एफर्ट्स आर गोइंग ऑन फ्रॉम द अदर एंड एंड वर्टिकल बोरिंग भी की जा रही है सो दैट अगेन टनल कोलैप्स के जो ज्यादा चांसेस हैं हम उसको प्रिवेंट कर सकें। So Afghanistan embassy Delhi में it shuts down. So what does it indicate? इसके पीछे reason क्या है? So it is permanently closed down effective from 23rd of November. So the embassy blamed both Taliban rulers in the Kabul and the government of India for pressuring it to stop the operations in the country permanently because India officially Taliban regime का जो rule है उसको recognize नहीं करते हैं। सो एम्बेसी हैड स्टॉप्ड फंक्शनिंग क्योंकि अगेन तालिबान रूलर्स की साइड से भी प्रेशर आ रहा था, एंड ऑब्वियसली इंडियन गवर्नमेंट ऑल्सो do not support we do not support Taliban regime, so that's very clear। इसकी वजह से और वीसी की अफगानिस्तान एम्बेसी हैड शट डाउन इन दिल्ली। इसके अलावा वी कैन टॉक अबाउट कि इंडिया के क्या एफर्ट्स है इन अफगानिस्तान। So, as I just mentioned, कि we are going into, we are supporting the constructive measures, humanitarian aid की हम बात करें, construction of infrastructure projects हम support कर रहे हैं, like Salma Dam जिसको हम Friendship Dam भी बोलते हैं। We have also, investing into construction of the parliament of Afghanistan as well, and कुछ railway projects भी हैं and roadways projects भी हैं। So that's how India supports, or what has been India's constructive and humanitarian role in Afghanistan. आपके अकॉर्डिंग इश्यूज क्या हैं इंडिया और अफगानिस्तान के रिलेशनशिप्स में? See, issue यही है कि after the Taliban regime, since it is not democratic in nature, so वो सबसे बड़ा issue इसी level पे है कि we do not recognize the Taliban regime. So उसकी वजह से we are seeing the after effects in the form of shutdown of Afghanistan embassy. And plus we also see कि कुछ टाइम बैक हमने ये भी देखा कि जो वुमेन की फ्रीडम है उस पे भी बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं बाय द तालिबान regime. So even that is not supported by India. So वहाँ पे we even saw कि UN coming in and intervening and saying कि obviously that is also not supported by UN also because that is also violation of human rights as well. So these are certain issues, and security perspective से भी there is this issue. मेरा एक क्वेश्चन था यहाँ पे मानसी। हाँ जैसे हमने जी। देखा इंडिया के जो, हेलो, हाँ जी बोलो। इंडिया के जो इंडिया के जो पॉलिटिकल रिलेशंस रहते हैं अदर कंट्रीज से, वो डेमोक्रेटिक और नेचर में उनके साथ रहते हैं। बट क्या ये प्रैक्टिकल अप्रोच भी है इंडिया की? जैसे म्यांमार के केस में हम देखें तो काफी टाइम तक नहीं रखे गए क्योंकि मिलिट्री जुंटा रही, स्टेबिलिटी नहीं थी। उसी तरह से अफगानिस्तान के साथ भी उसी हाल पे छोड़ देना क्या प्रैक्टिकल अप्रोच को दिखाते हैं, या फिर तो यहाँ पे क्या अगर मतलब कैसे कंपेयर, देखें? हाँ
ठीक है, नाइस क्वेश्चन। यहाँ पे अगर हम कंपेयर कर रहे हैं म्यांमार के साथ जो स्टैंड है और अफगानिस्तान के साथ जो स्टैंड है, तो एक यहाँ पे बड़ा डिफरेंस ये है कि अफगानिस्तान के साथ हमारा कोई लार्ज लैंड बॉर्डर हम शेयर नहीं कर रहे हैं। बट अगर म्यांमार की हम बात कर रहे हैं तो रिफ्यूजी क्राइसिस भी एक सिचुएशन रहती है, एज वी सॉ ऑल्सो रखाइन स्टेट से जब रिफ्यूजीज दे एंटर्ड इनटू इंडिया एंड बांग्लादेश। सो अप्रोच यहाँ पे थोड़ी वेरी करेगी। आप बोलो जो प्रैक्टिकल अप्रोच है, वी आर ट्राइंग ऑब्वियसली, हम एक न्यूट्रल स्टांस लेके चल रहे हैं इवन तालिबान के केस में भी। ना तो वी आर कंप्लीटली ऑपोजिंग दैट और ना ही हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। सो जो हमारा कंस्ट्रक्टिव प्रोजेक्ट्स है वो तो चल ही रहे हैं ना, दैट इज स्टिल ऑन गोइंग, तो वो शट डाउन नहीं हुए हैं। एंड प्लस अफगानिस्तान डेफिनेटली इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट भी है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ रीजनल ट्रेड ऑल्सो, बिकॉज वी आर हैविंग सम प्रॉब्लम्स एज फार एज ट्रेड इज कंसर्न्ड विद द पाकिस्तान। सो पाकिस्तान से जो ट्रेड रूट होता था वो पाकिस्तान ने ब्लॉक कर रखा है। सो दैट इज वाई जो ईरानियन पोर्ट है, जो चागार पोर्ट है, एंड वहां से देयर इज अ रूट विच गोज थ्रू अफगानिस्तान, एंड देन हम बेसिकली सेंट्रल एशिया से दैट रूट गोज एंड वी कैन बेसिकली इजीली ट्रेड विद द यूरोपियन कंट्रीज। तो वो भी एक पर्सपेक्टिव है। बेसिकली आप कह रहे जैसे हो कि हम कंस्ट्रक्टिव अप्रोच से भी काम करते रहेंगे और शट डाउन भी हो जाएगा एम्बेसी का, दोनों हाँ, साथ एम्बेसी के साथ चलेंगे। हाँ। इंडिया का क्या स्टेप है अगर रिफ्यूजी के कॉन्टेक्स्ट में बात करें? जैसे हमने देखा था कि पाकिस्तान ने जो अफगानिस्तान के रिफ्यूजी उन्हें बिना टाइम दिए वहां से एग्जिट करने के लिए बोलते हैं, तो इस पर इंडिया के अंदर उनको लेकर क्या सिस्टम है, क्या स्टेप लिए अगर रिफ्यूजी आते हैं अफगानिस्तान से नहीं, इंडिया? अफगानिस्तान से इंडिया में रिफ्यूजीज नहीं आए हैं, बिकॉज अगेन हम कोई लैंड बॉर्डर शेयर नहीं कर रहे हैं अफगानिस्तान के साथ। बट यहाँ पे फ्यू डेज बैक हमने पॉइंट डिस्कस किया था कि जो रिफ्यूजीज हैं इफ दे आर मूविंग आउट, तो इंडिया के जो स्टेबल रिलेशंस है उनके ऊपर इम्पैक्ट हो सकता है बाकी कंट्रीज के साथ। ओके। दिव्या, मेनली बात है ना कि अफगानिस्तान में भी जो दिल्ली में जो लोग आए अफगानिस्तान से, वो रिफ्यूजी डिफरेंट है एज कम्पेयर टू रिफ्यूजीज दैट आर रिसाइडिंग इन पाकिस्तान। इंडिया में जो आए हैं थोड़ा सा मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास है, तो उनके पास सहायता और सब चीज मिलता है एज कम्पेयर टू जो पाकिस्तान में। तो ये बात तो ओके। तो यहाँ पे ज्यादा जो, संख्या नहीं है इंडिया में जो है। हाँ, क्योंकि हम लैंड बॉर्डर नहीं शेयर कर रहे हैं रह के, वही बड़ा रीजन है। सो यहाँ पे गवर्नर इशू की अगर हम बात कर रहे हैं, सो गवर्नर और जो स्टेट के चीफ मिनिस्टर है, सो इस केस में अगेन सुप्रीम कोर्ट ने केरला गवर्नर को भी यही बोला कि जो पंजाब केस वर्डिक्ट है ऑन गिविंग असेंट टू द बिल्स, वो ऑब्वियसली सब स्टेट्स के लिए सेम वर्डिक्ट एप्लीकेबल रहेगा। सो जो भी हमें इश्यूज देखने को मिल रहे डिफरेंट स्टेट्स में, चाहे पंजाब हो, तमिलनाडु हो, केरला हो, सो दैट रिमेन्स सेम एंड रिमेन्स वैलिड फॉर ऑल द स्टेट्स। सो आर्टिकल 168 हम बात कर सकते हैं, 200 एंड आर्टिकल 163 की हम काफी दिनों से बात करते हुए आ रहे हैं। सो आर्टिकल 168 states for every state there shall be a legislature which shall consist of the governor. There will be two houses to be known respectively as a legislative council and legislative assembly. And apart from this, we're seeing the Kerala state governor was trying to defeat the rights of the people by indefinitely sitting on the crucial bills, especially those addressing post-COVID public health concerns. So to settle the political scores, obviously, you can't basically violate the constitutional provisions, and it is important to maintain the constitutional morality at the same time. As we saw कि तमिलनाडु के केस में 3 साल तक बिल्स को असेंट नहीं दिया गया है। So अगेन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ भी बोला कि गवर्नर अपनी वीटो पावर्स यूज नहीं कर सकते, गवर्नमेंट के पास कोई वीटो पावर्स एग्जिस्ट भी नहीं करती है इस केस में। So he or she has to work on the aid and advice of the Council of Ministers of the state. This is under Article 163. Manjit, I had a doubt. हाँ Why जी, isn't government asking directly the governor कि why aren't you passing the bills? मतलब reasons वगैरह। am I audible? Hello. Yes, Mansi जी। हाँ जी। मानसी, सो बेसिकली पावर्स हैं यहाँ पे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉपर क्लैरिटी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जैक्ट टाइम फ्रेम मेंशन नहीं है। आर्टिकल 200 में वो बोलता है कि गवर्नर को एज सुन एज पॉसिबल असेंट प्रोवाइड करनी होती है, बट अब एज सुन एज पॉसिबल को गवर्नर डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट कर रहा है क्योंकि एग्जैक्ट टाइम फ्रेम नहीं है। तो इसलिए देयर इज दिस इशू कि गवर्नर्स टाइमली असेंट नहीं दे रहे हैं बिल को।
I hope I am clear now. Yes, Mansi. Okay. So let's fight against dengue. यहाँ पे we have the New Delhi Municipal Council's advertisement on this. So do not leave the water beneath flood, wash it stray and clean and dry. So ये कुछ measures हैं so as to prevent the spread of dengue. So Aedes aegypti is the mosquito through which it spreads. Dengue spreads by the bite of the Aedes aegypti mosquito. ये mentioned है यहाँ पे. And you can also, there's an app also, NDMC mobile app, जिसमें again ये सब measures जो information है for the awareness of the people so as to stop the spread, वो इस app के through भी available है to the people. So ये भी again, so after the Supreme Court wrap, Delhi government releases the funds for the center's RRTS project. So इसमें again Supreme Court ने ये बोला था कि या तो आप funds release कर दो for this project, otherwise जो आप ads के लिए जो आपका पैसा है उसको freeze कर दिया जाएगा. So again, it is important for the executive also to understand the priority of different projects and different concerns. So यहाँ पे you do not even come and seek an extension of the time, you cannot take this quote for granted. So this is an example of, again, we can say judicial activism. So how we see basically stop this public exhibition, says the martyr's mother as UP minister poses to give check. So basically, obviously, check cannot, kitna bhi amount ho, whether it is crores of rupees, that obviously cannot compensate for the loss of lives. So this is what the martyr's mother has to say. So she was again unconscious, and minister jo tha, he was holding the check and getting a picture clicked. So this is an insult to the mother, the insensitivity being showed by the politicians at this time. So where is Jhiram Valley? We need to locate this exactly. So Supreme Court order on the Jhiram Valley attack sparks fresh political wrangling, Chhattisgarh mein. Okay, so it is there in the state of Chhattisgarh. So here, after weeks of high voltage campaigning for the assembly elections, it has been broken with the ruling on the BJP taking pot shots at each other over a recent Supreme Court judgment. So here we see कि plea file की गई थी by the National Investigation Agency against the Chhattisgarh police probe into an FIR alleging larger conspiracy in the 2013 Jhiram Valley attack. So there was this Naxal attack back then, 2013 mein. So they attacked the convoy of Congress leaders at Jhiram Valley in Dharba area of the Bastar district. So ये यहाँ पे exactly located है. And so attack हुआ जो basically political campaigning हो रही थी for the then assembly elections, and the party leaders, they were returning after a Parivartan rally in the Bastar district. So इसकी वजह से basically एक legal tussle start हो गया, FIR file की गई over the incident, and NIA subsequently took over the probe into it. So basically National Investigation Agency जो है, this was formulated after the 26/11 attacks जो terror attack हुआ था बॉम्बे में. So this was specifically to look into the terrorist cases. So left wing extremism हम बोलते हैं, left wing terrorism is also official sources use करते हैं, that is also one of the types of terrorism. So NIA also looks into such types of cases जो left wing terrorism की वजह से होते हैं. So this is also we can say part of their power and functions. So ISRO to conduct PSLV's 60th flight by end of December. So PSLV is Polar Satellite Launch Vehicle, and it is often dubbed the reliable workhorse of the space agencies. Given its sparkling success rate, it's set to have its 60th flight soon. So it has been successful, and it would be there at the Vikram Sarabhai Space Center's director said that the lead ISRO unit for launch vehicles at Thumba here. So
So first dedicated polarimetry mission to study various dynamics of the bright astronomical X-ray sources in the extreme conditions. So this is the first mission looking for the name ExpoSat. The mission will have its payload ExpoSat, short for the X-ray polarimeter satellite. So this would be the 60th mission that would be launched by the PSLV launch vehicle. So climate smart agriculture और भी PSLV के बारे में मैं करूँ ना क्या? PSLV के बारे में मैं एक यूनिक हाँ जी, प्लीज ऐड। ऐड करना चाहूंगी कि ये पहला ये PSLV था जिसमें लिक्विड स्टेजेस हमने इंट्रोड्यूस किया था। ओके ओके, लिक्विड स्टेज एज अ फ्यूल, ठीक है। Yes, for fuel. हाँ जी। So climate smart agriculture or we can also use climate resilient agricultural practices में promote करने की जरूरत है। इसमें again as a part of reform we have been talking about northern India में states like Punjab and Uttar Pradesh में and even in Haryana also we talk about कि जो water intensive crops है like राइस कल्टिवेशन, शुगर कल्टिवेशन, जो बहुत ज्यादा वाटर यूज होता है उसमें, सो इट ऑल्सो लीड्स टू वेस्टेज ऑफ वाटर। उसकी वजह से सिंस ये दो टाइप के क्रॉप्स ही ग्रो किए जा रहे हैं तो उसके ऊपर उसकी वजह से सॉइल फर्टिलिटी के ऊपर भी नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है। सो एज अ पार्ट ऑफ रिफॉर्म वी सजेस्ट कि मिलेट्स कल्टिवेशन हमें प्रमोट करनी चाहिए जो कि क्लाइमेट रेजिलेंट भी है, ड्रॉट कंडीशंस में भी इट ग्रोज नाइसली, फर्टाइल कंडीशंस इतने ज्यादा नहीं चाहिए होती हैं, प्लस प्रोडक्टिविटी इज ऑल्सो बेटर एंड उसकी वजह से वी कैन से कि सॉइल की फर्टिलिटी भी इम्प्रूव हो सकती है, एग्रीकल्चरल इनकम कैन ऑल्सो डबल एंड विद दिस we can also ensure the food security also at the same time. And also एक और important benefit है millets का कि it is nutritionally rich. So जो हमारी nutritional security problem है that can also be resolved. So there are multiple benefits of millets cultivation. And again we are celebrating this 2023 is the year of international millets which is being celebrated by even United Nations. So हम इनको coarse cereals भी बोलते हैं एंड पुअर मैन ज्यादा हम इसको एसोसिएट करते हैं कि गरीब लोग इनको ज्यादा खाते हैं क्योंकि थोड़े वी कैन से कि चीपर होते हैं। सो कोर्स दैट इज व्हाई द नेम इज आल्सो कोर्स सीरियल्स। सो Ashik, you can discuss this topic till the time I scan this article. ऊपर करो एक बार। नीड फॉर द क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर इन इंडिया। तो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर मतलब क्या हुआ कि वी हैव टू ग्रो मोर क्रॉप्स दैट आर लेस वाटर intensive, then we have to make seeds that are climate resilient, और ड्राउट्स का इशू कम हो इंडिया में, इरिगेशन वाटर कम यूज हो, इसी पर ही पूरा होगा एक एरिया क्लाइमेट स्मार्ट। क्लाइमेट रेजिलियंट का तो लिखा हुआ आगे में CSA प्रमोट्स क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। आप मिलेट्स भी उगा रहे हो, आप राइस भी कर रहे हो, तो डाइवर्सिफाई करो, आप सिर्फ रीट और राइस साइकिल की तरफ मत जाओ। इंक्रीजेस वाटर एफिशिएंसी, इंटीग्रेट्स ड्राउट रेजिस्टेंट क्रॉप टाइप, उसे के लिए सीड को प्रमोट करना चाहिए दैट इज क्लाइमेट रेजिलियंट। एंड उसके आप फिर आप टेक्नोलॉजी यूज कैसे कर सकते हो, फॉर एग्जांपल इरेटिक वेदर पैटर्न एंड शॉर्टर सीजन को आप मैपिंग करोगे IMD के द्वारा, IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। फिर आप इकोनॉमिक ऑटोनॉमी ऑफ द फार्मर्स को इंक्रीज कैसे करोगे, थ्रू लॉजिस्टिक मेजर्स, E-NAM फैसिलिटी है। और फिर पोस्ट हार्वेस्ट लॉस होता है कि आप जो भी प्रोडक्ट आप ग्रो करते हो फिर हार्वेस्टिंग के समय में लॉस हो जाते हैं, उसको कैसे रिड्यूस करोगे। तो ओवरऑल सिस्टम इसके बात करें कैसे हम लोग प्रमोट कर सकते हैं क्लाइमेट रेजिलिएंट सिस्टम। और दूसरा कि एक और है कि एग्जांपल है कुसुम स्कीम, जिसमें आप पोर्टेबल सोलर पैनल को लगाते हो ताकि आप यूज करें इरिगेशन थ्रू द सोलर पंप्स। तो सोलर पंप भी एग्जांपल हो जाता है क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के अंदर में। किसान ड्रोन हो गया,
तो आप हर चीज यूज कर सकते हो जो हेल्प करेगा क्लाइमेट स्मार्ट के लिए। एग्रो फॉरेस्ट्री भी एक एग्जांपल है, कार्बन सिक्विस्ट्रेशन हो गया, एक मेजर्स है। तो एग्रो फॉरेस्ट्री हो गया और सोशल फॉरेस्ट्री हो गया, तो इतने सारे एग्जांपल क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के लिए। तो ठीक। इनोवेशन चाहिए उसके के लिए, तो एग्जांपल भी दिया हुआ है, सॉइल हेल्थ मिशन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई 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 मतलब इरिगेशन, परंपरागत कृषि विकास योजना मतलब कि ऑर्गेनिक फार्मिंग, बायोटेक किसान, क्लाइमेट स्मार्ट विलेज, ये सब एग्जांपल है जो प्रेरणा लिख लेना। बायोटेक किसान, क्लाइमेट स्मार्ट विलेजेस, वो गवर्नमेंट इनिशिएटिव है फॉर द क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन हो गया, एफपीओ हो गए, इनका भी रोल होता है। और एसएफएसी, एस एसएफएसी है क्या प्रवेश? आई थिंक सो। एसएफएसी स्मॉल फार्म कॉन्सोर्टियम, एक तरह से ग्रुपिंग ऑफ फार्मर है जो एक हेल्प करता है इंस्टीट्यूशनल लोन को लेने में, और डायरेक्टली आप फार्मर को देते हो लोन। तो एसएफएसी इट इज अ एग्जांपल ऑफ कोऑपरेटिव एटीट्यूड। तो एथिक्स का भी एक एग्जांपल दे सकते हो ये एसएफएसी। बोलो ठीक है। मुझे। किसान ड्रोन ऑल्सो करना। इन टर्म्स ऑफ मतलब पोस्ट हार्वेस्ट क्रॉप और यील्ड को इम्प्रूव, मतलब क्वालिटी ऑफ यील्ड को इम्प्रूव करने के लिए हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का भी यूज हाँ कर सकते हैं। हाँ, कर सकते मतलब हो। जैसे फ्लेवर सेवर हो गया, मतलब उसकी शेल्फ लाइफ भी इंक्रीज होती है और फ्लेवर भी बेटर होता है। हाँ गोल्डन राइस वगैरह ये सब एग्जाम्पल भी सही है मतलब। हाँ, ठीक। ठीक है। बस ये ध्यान रखना चाहिए कि जेनेटिक मॉडिफाइड राइस जो है हम लोग इस्तेमाल अभी ज्यादा क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, क्योंकि उसका जो हेल्थ कंसर्न है, उसका जो एनवायरमेंटल कंसर्न है, वो स्टडी हाँ। हो नहीं पाया रिटेल फॉर्म हम्म, में। हाँ। तो इसलिए डायरेक्टली यूज नहीं कर रहे। एंड तो ये भी। फर्स्ट जो था वो फ्लेवर सेवरी था, मतलब जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अलाउ करा गया था। हाँ तो सो यहाँ पे क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर बोल रही, तो इट बेसिकली द आर्टिकल इज सजेस्टिंग वाटर स्मार्ट होना चाहिए, वेदर स्मार्ट होना चाहिए, एनर्जी स्मार्ट और कार्बन स्मार्ट। मतलब कि हमें फूड सिक्योरिटी पे भी फोकस करना है, फार्मर्स की इनकम भी इंक्रीज होनी चाहिए, मतलब इकोनॉमिकली दे नीड्स टू बी स्ट्रेंथेंड, एंड हमें अपने इकोसिस्टम को भी प्रमोट करना है, मतलब कि हमें इंश्योर करना है कि कार्बन एमिशंस भी ज्यादा ना हो, या एग्रीकल्चर एक कार्बन स्टोरेज की तरह एक लार्ज सोर्स भी एक्ट कर सकते हैं। तो इस डायरेक्शन में मूव करने के लिए बेसिकली अगर हम बोले इंडिया के लिए क्या चैलेंजेस हैं, फर्स्टली वी ऑलवेज से कि इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे बड़ा चैलेंज इज लो प्रोडक्टिविटी। तो क्रॉप यील्ड इंडिया की डिक्लाइन हो सकती है बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज बाय ऑलमोस्ट 9% बिटवीन 2010 एंड 2039। सो इसको टैकल करने के लिए ऑब्वियसली अगर प्रोडक्टिविटी और ज्यादा डिक्लाइन होगी, गिवन कि वो पहले बहुत लोअर लेवल पे है, तो हमारी फूड सिक्योरिटी के ऊपर इम्पैक्ट हो सकता है। सो उसके लिए वी नीड कि जो एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री है और अलाइड सेक्टर्स हैं, वहां पे हमें रेडिकल रिफॉर्म्स लेके आने की जरूरत है। तो यहाँ पे इवन सिनर्जी बिटवीन, या जो बैकवर्ड चैनल एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस हैं बिटवीन एग्रीकल्चर एंड दी food processing industry, that can massively help us. Then even SDG goals वो भी बोलते हैं कि it is important to end the hunger and enhance environmental management. So वहाँ पे agriculture sector plays an important role. So what actually are we doing, what steps have been taken by the government? So here we're seeing national action plan है climate change पे, तो वो भी focus कर रहा है, वो भी बोल रहा है कि climate resilient agriculture practice करना, adaptation mitigation measures are very important. So schemes and steps have been mentioned by Ashok already. Soil health card scheme हो गया, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हो गया, national adaptation fund for climate change, national innovation on climate resilient agriculture, and then biotech kisan, और even climate smart villages create करना. So that is very important. And जो jobs creation है even in the non farm sector, that can also help the farmers, but यहाँ specifically again agriculture की बात कर रहे हैं. So community supported efforts एक पार्ट ऑफ मेजर रिफॉर्म हो सकता है, जो वर्ल्ड वाइड हमें बाकी कंट्रीज में भी ऐसी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में इंक्रीज देखने को मिल रहा है. तो बोथ रेजिलेंस एंड इन्वायरमेंटल फ्रेंडली एग्रो फॉरेस्ट्री, प्रिसिशन एग्रीकल्चर, स्पेसिफिकली इंडिया में हमें यहाँ पे बहुत ज्यादा डेवलपमेंट्स और अडेप्टेशन एंड इवन अडॉप्शन बाय द फार्मर्स देखने को मिल रहा है. प्रिसिशन एग्रीकल्चर मीन्स की नोइंग एग्जैक्टली कि सॉइल न्यूट्रिएंट्स क्या है, प्रिसाइज
कितना कौन सा न्यूट्रिएंट और रिक्वायर्ड है एज अ फर्टिलाइजर, कौन सा क्रॉप ग्रो होना चाहिए, एंड इवन इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग इरिगेशन फैसिलिटीज ऑल्सो हाउ मच वाटर इज रिक्वायर्ड. तो एग्जैक्टली गोइंग बाय this scientific method, these kinds of practices we are seeing are on an upward trend in India. So even biodiversity conservation के लिए भी definitely climate smart agriculture is very important, क्योंकि जो impacts हो रहे हैं उसकी वजह से हमें plant biodiversity loss भी देखने को मिल रहा है. So we see कि agriculture sector, it is one of the largest producer of even greenhouse gases. So agriculture sector, definitely it is one of the largest contributors to methane emissions also. So emissions 2018 में they were around 17% GHGs की, and अगेन ये भी हम बात करी, ये मैंने स्टार्टिंग में मेंशन किया था कि फार्मलैंड भी कार्बन स्टोरेज में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं. जो पेरिस एग्रीमेंट में टारगेट है उसको भी अचीव करने में इट कैन प्ले अ क्रूशियल रोल. सो यहाँ पे एक स्टडी भी मेंशन्ड है कि नॉर्थ वेस्ट इंडो गैंगेटिक प्लेन्स की एक स्टडी की गई थी फॉर द व्हीट प्रोडक्शन. ये दिखाता है कि जो साइट स्पेसिफिक नो टिलेज वो भी एडवांटेजेस है. सो दिस इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ रिफॉर्म्स की कैसे हम एग्रीकल्चर कल्टीवेशन को और सस्टेनेबली प्रमोट कर सकते हैं. तो नो टिलेज फार्मिंग, हाउ दैट इज ऑल्सो हेल्पिंग इन मैनेजमेंट ऑफ फर्टिलाइजर एप्लीकेशन. सो उसकी वजह से अगर हम उसके मल्टीप्लायर इफेक्ट्स की बात करें तो दैट कैन ऑल्सो हेल्प द गवर्नमेंट in reducing and rationalizing the revenue expenditure in terms of providing lesser amount of subsidies for the fertilizers also. And lesser या फिर fertilizer management की वजह से productivity और boost भी हो सकती है, nutrient usage efficiency increase हो सकती है, and it would be obviously profitable in lowering the greenhouse gases emissions. So this is what the entire article is talking about. So यहाँ पे काफी important even keywords भी article में mentioned है. यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है हाँ कि जी. क्लाइमेट स्मार्ट से रिलेटेड है एग्री टेक इंडस्ट्री जो कि ग्रो कर रही है इंडिया में. हाँ तो जो जी. एग्री टेक इंडस्ट्री है अभी इंडिया में वो क्या सच में फार्मर सेंट्रिक है, या फिर जैसे हमने केसेस देखे कि स्टबल बर्निंग के केसेस हुए थे, तो वहां पे क्या हम टेक को यूज कर पा रहे हैं ऑन ग्राउंड? सी हाँ, वो सडनली चेंज नहीं हो सकता है, बट डेफिनेटली आपने जो पॉइंट रेज किया, एग्री टेक स्टार्टअप्स आ रहे हैं. वी ऑल्सो टॉक अबाउट कि एग्री एंटरप्रेन्योरशिप भी मतलब प्रमोट की जानी चाहिए. सो ग्रेजुअल अभी हम बोल सकते हैं कि इन्फेंट और इनिशियल स्टेजेस में है एग्रीकल्चर. जो आपने सजेस्ट भी किया कि ड्रोन्स भी हम यूज कर रहे हैं, तो ड्रोन्स भी हमें कहीं ना कहीं अगेन फर्टिलाइजर मैनेज में और हेल्प करेंगे. सो इनिशियली वी आर सीइंग कि ड्रोन्स का यूसेज ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है. इवन प्रिसिशन एग्रीकल्चर जो वहां पे भी हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं. सो धीरे धीरे चीजें दे आर मूविंग टूवर्ड्स द फील्ड, बट इट इज टेकिंग टाइम, क्योंकि अगेन ये टेक्नोलॉजी कितनी अफोर्डेबल है, क्या फार्मर्स इनको डायरेक्टली बाय कर सकते हैं. सो दैट नीड्स टू बी लुक्ड इनटू. तो वहां पे गवर्नमेंट किस तरीके से सपोर्ट कर रही है, ये वहां पे इवन प्राइवेट फर्म्स कैसे दे आर इंश्योरिंग कि दिस टेक्नोलॉजी इज एक्चुअली affordable also and it is accessible also. And even farmers को कैसे we can improve upon कि वो उस टेक्नोलॉजी को यूज कैसे करेंगे, तो वहां पे भी हमें ट्रेनिंग पे वर्क करने की जरूरत पड़ेगी. तो दैट इज वी आर इन इनिशियल स्टेजेस. सो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे जो अडानी केस में इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं, सो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है लेटेस्ट कि सेबी इज नॉट ऑब्लाइज्ड टू टेक द फाइंडिंग्स ऑन द अडानी एज गॉस्पेल. सो बेसिकली CJ said कि heading a 3-judge bench, he said the market regulator is bound by evidentiary requirements. Evidence के basis पे you can believe on any report, क्योंकि बहुत सारी reports आई हैं on this entire issue. But ADS की जो court है, it is not discrediting the reports. So आप reports को obviously directly discredit भी नहीं कर सकते. You can't banish them also at one go. You need to basically look for evidences. So SEBI submits कि organization did not share the material when it was basically asked, and report was here the organized crime and corruption reporting projects findings. So it said
फॉर अलेज्ड स्टॉक ओके जो अगेन एलिगेशंस है अडानी के ऊपर वो यही है कि उन्होंने स्टॉक मैनिपुलेशन किया है, इवन अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस भी जो हैं दे वर नॉट ट्रांसपेरेंट, तो वहां पे भी सम फ्रॉड इज सस्पेक्टेड। सो इन्वेस्टिगेशंस इज गोइंग ऑन एंड दिस एंटायर मैटर इज सब्जुडाइज्ड, अभी फाइनल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट नहीं आई है। सो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के इश्यूज भी देखे गए हैं and special investigation team has been formed to look into this Adani Hindenburg allegation. So हमने देखा था कि जब ये इशू स्टार्टिंग में रिपोर्ट हुआ तो we saw कि स्टॉक मार्केट में स्पेसिफिकली अडानी के जो स्टॉक्स है उसमें शॉर्टिंग की गई। शॉर्टिंग मतलब कि आप पहले स्टॉक्स को बेच सकते हो, जब उनका प्राइस फॉल हो गया तब आप उसको बाय करोगे। तो इसमें मतलब इट इज डिफिकल्ट टू बिलीव, बट ये आप पहले बेच भी सकते हो और उसके बाद आप बाय भी कर सकते हो। सो इस तरीके से भी अगर स्टॉक मार्केट में क्रैश हो रहा है या हम बोलते हैं स्टॉक मार्केट बियरिश है, मतलब इट इज जो ओवरऑल ट्रेंड है वो डाउनवर्ड ट्रेंड है, तो उस केस में हम शॉर्टिंग एज अ मेथोडोलॉजी यूज करते हैं टू अर्न प्रॉफिट्स, मेक प्रॉफिट्स इन इंट्राडे ट्रेडिंग। So trust between India and Australia will help the Indo-Pacific region. We're seeing latest developments around the India-Australia partnerships and helping in efforts to secure free, open, peaceful, prosperous Indo-Pacific region, where we are seeing rules-based international order being followed. So Australia-India leadership dialogue was held, and it said a driving force of the relationship is the convergence in understanding of and the approach to the geostrategic environment, particularly in the Indo-Pacific region. So bridges of Bharosa, Bharosa means trust, as one of the themes was one of the themes during this dialogue meeting. So we are seeing definitely growing assertiveness of China, this we've been talking about more often. So center exempts CERT in from the purview of the RTI Act. सो सर्टेन जो है इंडिया का कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम है, स्पेसिफिकली इट इज इम्पॉर्टेंट जब हम बात करते हैं डेटा सेफ्टी की, टू लुक इनटू द साइबर फ्रॉड केसेस। सो फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सिक्योरिटी आई होप कि सर्टेन जो है उसको आरटीआई एक्ट से बाहर रखा गया है। सो यहाँ पे वी नीड टू लुक इनटू कि क्या कंप्लीटली उसको बाहर रखा गया, क्या कुछ ऐसे केसेस हैं जहाँ पे आरटीआई वुड बी एप्लीकेबल। सो बेसिकली ये फंक्शन करता है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी के अंडर, एंड दिस इज अ नेशनल नोडल एजेंसी फॉर रिस्पॉन्डिंग टू द कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स, एंड ऑब्जेक्टिव जो है दैट इज सिक्योरिटी अवेयरनेस अमंग्स द सिटीजंस, ऑल्सो कॉमन सिटीजंस। एंड यहाँ पे जो इशू है लाइक देयर 26 अदर इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस इंडिया में हैं, like Intelligence Bureau, Research Analysis Wing जिसको रॉ बोलते हैं, Directorate of Enforcement, National Technical Research Organization, even they are also exempt under the RTI. So it is from the perspective of security. And two other organizations of the Ministry of Defense, DRDO, and the Border Roads Organizations, they are also in the second schedule of the RTI. So RTI का जो second schedule है, where the strategic force command, they are added to the list of the exempted organizations. So second schedule of RTI is basically these organizations, they do not come under the purview of RTI. So cyber attacks, again safety की perspective से, this is the reason. So we basically need to remember यहाँ पे कौन सी organizations है which are exempted under RTI. So such types of questions can be asked in prelims. तो सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से वी वर टॉकिंग अबाउट अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, तो इवन जो लश्कर ए तैयबा के टेररिस्ट हैं, दे आर रिसीविंग ट्रेनिंग इन अफगानिस्तान। सो दिस कैन बी वन लिंक व्हाई वी कैन से कि हाउ सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से इट इज समवेयर अगेंस्ट इंडिया, अफगानिस्तान का रूल स्पेसिफिकली अगर हम बात करें। So obviously it would be possible when Taliban regime permits this thing. So Lashkar-e-Taiba commander took advantage of the thick undergrowth and inhospitable terrain and made an attempt to break contact. So abhi jo recent Jammu and Kashmir mein we saw our commanders dying and sacrificing their life for the nation's security. So there is this issue, Go First Airlines jo thi, why it shut down, and trainee pilots jo hai, obviously it is concern for them about
कि आने वाला फ्यूचर उनका क्या होने वाला है. सो देयर इज अनसर्टेनिटी अबाउट द जॉब्स. सो ऐसे जो केसेस हमें देखने को मिल रहे हैं specifically airlines में, firstly agar there would be less number of airlines, so this we have said it would lead to higher chances of monopoly, and the manner in which the process of deciding the air tickets prices, that would also be somewhere we can say कि एक cartel form हो सकता है even in this case. So costly training रहती है, the shutting down of the flight operation to go for it was premeditated event, and यहाँ पे again एक interview है of ट्रेनी पायलट जो बता रहे हैं कि पूरा जो ट्रेनिंग प्रोसेस है दैट इज वेरी कॉस्टली, एंड देन दे आर नॉट हैविंग अ सिक्योर फ्यूचर आल्सो एज द जॉब इज नॉट सिक्योर. So because of strained finances, again it is creating a problem for the trainee pilots. तो एवियन इन्फ्लुएंजा केसेस आउटब्रेक देखने को मिल रहा है न्यू दिल्ली में. सो देयर इज लो रिस्क टू इंडिया फ्रॉम द चाइनीज आउटब्रेक. कल हमने बात करी थी कि निमोनिया केसेस हैव आल्सो बीन राइजिंग, स्पेसिफिकली रेस्पिरेटरी डिजीजेस, एंड दैट टू इन द चिल्ड्रन पॉपुलेशन. सो क्या वो इंडिया में भी स्प्रेड हो सकता है? एंड यहाँ पे हम एवियन इन्फ्लुएंजा केसेस की भी बात करें, देयर हैज बीन नो आइडेंटिफिकेशन ऑफ अनयूजुअल पैथोजन सो फार. सो WHO guidelines are important, and avian influenza is H9N2. इसको हम ये बोलते हैं. So it's a viral disease, and Pradhan Mantri Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission, that is also developing capacities of health systems and institutions across the continuum of care at all the levels. So this is important from the perspective of the the emergency response of our healthcare system. So healthcare institutions की capacity पे we are working, and we also talk about One Health concept so as to again prevent such types of diseases which can spread from animals to humans, the zoonotic diseases. So animal health and human health, we're taking it on the same page. India is embarking on One Health approach to adopt a holistic and integrated roadmap towards addressing such public health issues. So this is a very important development. Rare diseases के लिए India has made 4 generic drugs. So this is very important क्योंकि जो rare diseases हैं we see कि उनके जो medicines, branded medicines है, they are very very expensive. So since the diseases they are rare, and यहाँ पे this would be really helpful in even reducing the out-of-pocket expenditure also. Plus this would be also seen as promoting more of exports of these generic medicines. So the rare disease afflicts 6 to 8% of the population in any country at any given time. So since it targets lesser proportion of the population, so since these are ignored also and they are rare diseases also, so health conditions of particularly low prevalence that affects a small number of population, so इसलिए medical developments भी इतनी ज़्यादा नहीं होती है for आप अगर treatment की भी बात करो या even availability of drugs की भी बात करो. So these are basically the 4 ailments जो rare diseases हैं. These are the names: the tyrosinemia type 1, then Gaucher's disease, Wilson's disease, and Dravet-Lenoch-Gastaut syndrome. So these are examples of 4 types of rare diseases. So इसकी वजह से जो ये डेवलपमेंट हुई है, जेनेरिक ड्रग्स जो अवेलेबल हुए हैं, so we can see कि जो prices है, it can come down by 60 to 100 times of their current market value. So such larger is the impact, or we can say such larger is the difference between the cost of branded drugs and the generic medicines. And India could have 8.4 crore to 10 crore such rare disease cases. So we need to be again focusing जब हम overall health sector की preparedness की भी बात करते हैं. So it might be possible कि इन diseases का number future में शायद और ज़्यादा increase हो सके. So are we really prepared to deal with that kind of situation, or also not? So nearly 80% of जो diseases हैं, they are genetic in nature. So this can also be said कि such type of question can again come in prelims कि more than 50% of जो rare diseases हैं, they are genetic in nature. So that would be true. And apart from this, the drugs controller, the Department of Pharmaceuticals, the Central Drug Standard Control Organization, their role is definitely very important.